हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे ब्रोंकियल एस्थमा के बारे में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे एस्थमा क्या होता है, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ एस्थमा क्या होते हैं, पैथोजेनेसिस या ये डिजीज़ प्रोग्रेस कैसे करता है, इसके क्लिनिकल फीचर्स, डायग्नोसिस और मैनेजमेंट के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहले देखते हैं हम डेफिनेशन ऑफ ब्रोंकियल एस्थमा। तो बच्चों, ब्रोंकियल एस्थमा जो है इट इज़ अ क्रॉनिक रेस्पिरेटरी कंडीशन। तो क्रॉनिक मतलब ऐसी कोई कंडीशन जो बहुत लंबे समय तक ये आपके साथ रहती है, और रेस्पिरेटरी मींस इट इज़ रिलेटेड विद द लंग्स। तो ये कंडीशन जो है ये एक लॉन्ग टर्म डिजीज़ है। आगे देखें तो इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेमेशन एंड नैरोइंग ऑफ द एयरवेज। तो बच्चों, नॉर्मल एयरवेज में जहाँ काफ़ी बड़ा लूमेन होता है या स्पेस काफ़ी ज़्यादा होती है एयर क्रॉस करने के लिए, वहीं एस्थमेटिक एयरवे में या ड्यूरिंग एन एस्थमा अटैक ये स्पेस बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से एस्थमा के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो यही हमारी डेफिनेशन का अगला पार्ट भी है कि इट लीड्स टू रेकरिंग एपिसोड्स ऑफ वीजिंग, कफिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड चेस्ट टाइटनेस। तो ये 4 क्लासिक सिम्टम्स हैं जो एस्थमा के पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं। वीजिंग यानी विस्लिंग जैसी आवाज़ आती है फ्रॉम द चेस्ट ड्यूरिंग ब्रीदिंग। कफिंग आपको पता है, खांसना। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या सांस लेने में तकलीफ होना। और चेस्ट टाइटनेस मतलब एक फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट होना इन द चेस्ट। तो बच्चों, ये तीनों ही पॉइंट्स डेफिनेशन में ज़रूर इंक्लूडेड होने चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द रिस्क फैक्टर्स। फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है जेनेटिक्स, या हमारे जीन्स जो हैं दे इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट ऑफ एनी डिजीज़। सेकेंडली, हमारी फैमिली हिस्ट्री ऑफ एस्थमा और एलर्जी। तो अगर फैमिली में किसी को एस्थमा है या एलर्जीज़ हैं तो इट इज़ अ बिग रिस्क फैक्टर। देन एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कि पोल्यूशन। तो फॉर एग्जांपल बैंगलोर जो है इट इज़ अ वेरी पोल्यूटेड सिटी एंड इट इज़ द एस्थमा कैपिटल ऑफ इंडिया। यहाँ पे बहुत से केसेस देखने को मिलते हैं ऑफ एस्थमा। इसके अलावा स्मोकिंग, देन ओबेसिटी, ये भी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट रिस्क फैक्टर है इम्प्रॉपर वेंटिलेशन, मतलब ऐसे एरियाज़ में रहना जहाँ पर प्रॉपर हवा क्रॉस नहीं कर पाती हो। देन वी हैव वेदर चेंजेस आर ऑल्सो अ बिग रिस्क फैक्टर। एंड फाइनली ऑक्यूपेशन की वजह से भी एस्थमा हो सकता है, जैसे जो लोग कॉटन मिल्स में या फिर केमिकल फैक्ट्रीज में काम करते हैं, दे आर मोर ससेप्टेबल टू डेवलपिंग रेस्पिरेटरी डिजीजेज इंक्लूडिंग एस्थमा। नेक्स्ट वी मूव टू द टाइप्स ऑफ एस्थमा। तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ एस्थमा। इसमें जो फर्स्ट है इट इज़ एलर्जिक और एटोपिक और एक्सट्रिंसिक एस्थमा। तो अगर एस्थमा का जो सिम्टम्स हैं वो एलर्जी की वजह से डेवलप हो रहे हैं तो इट इज़ नोन एज एटोपिक, एक्सट्रिंसिक और एलर्जिक एस्थमा। अब इसमें जो ट्रिगर है या जो फैक्टर है जिसकी वजह से एस्थमा का अटैक हुआ है या सिम्टम्स दिख रहे हैं वो कोई भी रीज़न हो सकता है, जैसे पोलन फ्रॉम फ्लावर्स या फिर हाउस डस्ट या धूल मिट्टी जो होती है घरों में। इसके अलावा पेट डैंडर भी एक रीज़न हो सकता है। देन मोल्ड या फिर एक तरह का फंगस होता है जो सीलन की वजह से ग्रो हो जाता है घरों में डिफरेंट प्लेसेस में। इसके अलावा किसी भी तरह का खाना, जैसे मशरूम्स से कई लोगों को एलर्जी होती है, पीनट्स, चीज़, कोई भी सब्सटेंस इट कैन बी एन एलर्जन। इसके अलावा कई मेडिसिन्स और परफ्यूम्स, इस तरह की चीज़ें भी ट्रिगर का काम कर सकती हैं। अब क्योंकि ये एलर्जिक रिएक्शन है तो इसमें सीरम में IgE लेवल एलिवेटेड मिलता है। ये एक स्पेसिफिक निशानी होती है एलर्जिक एस्थमा की। और इसके अलावा स्किन टेस्ट भी हमें पॉजिटिव मिलता है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टाइप ऑफ एस्थमा है नॉन एलर्जिक या नॉन एटोपिक या इंट्रिंसिक एस्थमा। तो ये नाम से ही पता लग रहा है कि ये बिल्कुल भी किसी भी तरह की एलर्जी से कनेक्टेड नहीं होता। इसके कुछ और रीजंस होते हैं। इसका जो ट्रिगर है वो कोई और फैक्टर होता है अदर दैन एलर्जी। तो जैसे कि एक्सपोजर टू कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंड होना, या डैम्प वेदर, गीला वेदर, सीलन वाला वेदर, या फिर एक्सरसाइज की वजह से ट्रिगर हो जाता है एस्थमा इन पेशेंट्स में। या वायलेंट कफिंग, बहुत ज़ोर ज़ोर से खांसने के बाद एस्थमा का अटैक शुरू हो जाता है, या फिर बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने के बाद ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, या फिर जब पेशेंट बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है, बहुत गुस्से में होता है या बहुत एंशियस या स्ट्रेस में होता है, उस टाइम पर भी एस्थमा ट्रिगर हो जाता है।
सो सिंस एलर्जी का इसमें कोई रोल नहीं है तो सीरम का IgE लेवल हमेशा नॉर्मल मिलेगा एंड स्किन टेस्ट भी नेगेटिव होगा। और थर्ड टाइप ऑफ एस्थमा है मिक्स्ड टाइप या मिक्स्ड पैटर्न। तो नाम से ही पता चल रहा है इसमें दोनों तरह के हमें फीचर्स देखने को मिलते हैं, इंट्रिंसिक एज वेल एज एक्सट्रिंसिक। तो जनरली अगर ऑनसेट ऑफ द डिजीज़ चाइल्डहुड में है, बचपन से ही अगर एस्थमा प्रेजेंट है तो वो एलर्जिक एस्थमा होता है, और अगर एडल्ट ऑनसेट है एस्थमा तो फिर वो नॉन एलर्जिक होता है। ये ज़्यादातर ऐसा होता है बट ज़रूरी नहीं है ये। सो बेसिकली इसमें ट्रिगर फैक्टर पहले और दूसरे दोनों टाइप्स में से कोई भी हो सकता है। देन वी मूव टू द पैथोजेनेसिस, मतलब ये डिजीज़ डेवलप कैसे होता है, प्रोग्रेस कैसे होता है। तो इसमें जो मेन चीज़ है इट इज़ द ट्रिगर फैक्टर, या वो रीज़न या वो सब्सटेंस जिसकी वजह से एस्थमा का अटैक स्टार्ट होता है। तो ट्रिगर फैक्टर की वजह से एयरवेज में इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाता है, जिसके 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। जो पहला कंपोनेंट है इट इज़ द हाइपर सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, मतलब बहुत ज़्यादा म्यूकस सिक्रीशन होगा एयरवेज में। देन एयरवे मसल कंस्ट्रिक्शन, जो स्मूथ मसल्स होते हैं एयरवेज के वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और स्वेलिंग ऑफ द ब्रोंकियल मेम्ब्रेन्स, तो एडिमा देखने को मिलता है इन द एयरवेज। तो इन तीनों रीजंस की वजह से जो एयरवे होता है या जो ब्रीदिंग के लिए जो स्पेस होती है वो डिक्रीज हो जाती है, वो नैरो हो जाता है, और इसी वजह से एस्थमा के जो सिम्टम्स हैं वो पेशेंट में डेवलप होते हैं। अब ये पैथोजेनेसिस थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन में समझने की कोशिश करते हैं कि ये होता कैसे है। जब भी कोई एलर्जन हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर करता है तो हमारी बॉडी एक इम्यून रिस्पॉन्स शुरू कर देती है, जिसके चलते एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स या APCs जैसे कि डेंड्राइटिक सेल्स वो इस एलर्जन को अपने साथ अटैच कर लेते हैं और उसे प्रोसेस करते हैं, उसे आगे प्रेजेंट करते हैं टू द सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम, जिसमें कि हमारे एस्थमा के केस में TH2 सेल्स या हेल्पर T2 सेल्स जो हैं इनको एलर्जन पहुंचाया जाता है। अब ये हेल्पर T2 सेल्स क्या करते हैं, ये इंटरल्यूकिन नाम के केमिकल्स को रिलीज करते हैं। तो IL-4, IL-13, IL-5 मेनली ये 3 तरह के इंटरल्यूकिन्स TH2 सेल्स या हेल्पर T2 सेल्स रिलीज करते हैं। इसमें से IL-4 और IL-13 प्लाज्मा सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, और प्लाज्मा सेल्स इन टर्न IgE एंटीबॉडी को रिलीज करते हैं। IgE का पर्पस है एलर्जन को न्यूट्रलाइज करना या उसे ख़त्म करना। तो जब भी एलर्जिक टाइप ऑफ एस्थमा होगा या जहाँ पे भी एलर्जन प्रेजेंट होगा, उस टाइप के एस्थमा में IgE का लेवल हमेशा इंक्रीज्ड होगा। नेक्स्ट क्या होगा, मास्ट सेल्स एक्टिवेट किए जाएंगे। मास्ट सेल्स का डीग्रैनुलेशन होगा, मतलब ये जो सेल है ब्रेक हो जाएगा और इन्फ्लेमेटरी जो केमिकल्स हैं उनको रिलीज़ करेगा। इसी तरह इंटरल्यूकिन 5 की वजह से इओसिनोफिल्स एक्टिवेट हो जाएंगे, और ये भी फर्दर क्या करेंगे, इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स को रिलीज़ करेंगे। तो बेसिकली अल्टीमेट क्या इसका हमारा रिजल्ट निकलेगा कि बहुत सारे केमिकल्स जैसे कि हिस्टामीन, ल्यूकोट्राइन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, साइटोकाइन्स, ये सारे रिलीज होंगे उस एरिया में जहाँ पर एलर्जन आया है, और ये सभी जो हमारे केमिकल्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द इन्फ्लेमेटरी चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द एयरवेज। तो बच्चों क्या एग्जैक्ट इन्फ्लेमेटरी चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे उसको हम इस डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। तो एज यू कैन सी जो हमारी लंग्स हैं उसमें यहाँ पर हमें ट्रैकिया दिखाई दे रहा है जो हमारा एयर पैसेज है, उसके बाद प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई एंड सो ऑन। तो ये जो एयर पैसेजेस हैं जिसको हम जनरली एयरवेज बोल देते हैं, तो ये मसल से बने होते हैं। दे हैव मसल्स, स्मूथ मसल्स जो कि नॉर्मल कंडीशन में रिलैक्स्ड होते हैं, और इनकी जो लाइनिंग भी होती है वो नॉर्मल अमाउंट ऑफ म्यूकस सिक्रीट करती है, और इसकी स्पेस जो होती है या जो लूमेन होता है इस ट्यूब में वो सफिशिएंट होता है एयर पैसेज के लिए। तो ये थी हमारे नॉर्मल एयरवेज की बात। लेकिन एस्थमा में क्या होता है, एलर्जन की वजह से जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स क्रिएट होता है जो हमने अभी देखा था, उसकी वजह से जो केमिकल्स रिलीज होते हैं वो कुछ स्पेसिफिक रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं, जैसे कि मसल टाइटनेस। तो जो स्मूथ मसल्स हैं एयरवेज के वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दीज केमिकल्स, जिसकी वजह से स्पेस जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। इसके अलावा स्वेलिंग हो जाएगी इन द लैमिना प्रोप्रिया बोला जाता है इस एरिया को, जो यहाँ पे आपको लेज़र जहाँ दिख रहा है। तो इस एरिया में बहुत सारा इन्फ्लेमेटरी मटीरियल एडअप हो जाएगा विच विल क्रिएट एडीमा और स्वेलिंग।
इसके अलावा जो इंटरनल लाइनिंग है लूमेन की, जहाँ पर गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं नॉर्मल अमाउंट ऑफ म्यूकस सिक्रीट करने के लिए, वो हाइपर एक्टिव हो जाएंगे एंड सो अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ म्यूकस विल बी रिलीज्ड। तो ये जो 3 पॉइंट्स हैं, मसल टाइटनेस, स्वेलिंग एंड एक्सेस म्यूकस, इनकी वजह से जो लूमेन है बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है, एयर को क्रॉस करने के लिए जगह ही नहीं मिलती और कुछ स्पेसिफिक फीचर्स देखने को मिलते हैं हमें पेशेंट में, जैसे कि वीजिंग। वीजिंग मीन्स इट इज़ अ हाई पिच्ड विस्लिंग साउंड, जैसे सीटी की आवाज़ होती है उस तरह की आवाज़ पेशेंट जब सांस लेता है तब हमें सुनाई देती है। सेकेंड इज़ कफिंग या खांसना। तो द कफ इज़ परसिस्टेंट, मतलब कंटिन्यूसली कफ करता रहता है पेशेंट, और ज़्यादातर ये हमें नाइट टाइम पर या अर्ली मॉर्निंग में देखने को मिलता है। एंड कफ जो है इट कैन बी ड्राई और वेट, किसी भी तरह का हो सकता है। नेक्स्ट इज़ डिस्निया और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या फिर सांस फूल जाना। सो पेशेंट एक्सपीरियंसेस डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग मेनली ड्यूरिंग एक्सर्शन। कुछ भी छोटा मोटा जब पेशेंट काम कर रहा हो, जैसे स्टेयर्स क्लाइंब करना या कोई हैवी चीज़ उठा लेना, उस टाइम पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ फील होगी या सांस फूल जाएगी एंड डिफ़िकल्टी महसूस होगी सांस लेने में। इसके अलावा चेस्ट टाइटनेस या डिस्कम्फर्ट फील होगा इन द चेस्ट। तो ये 4 क्लासिक सिम्टम्स हैं, लेकिन इसके अलावा और भी कुछ फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे फटीग या थकावट, लॉस ऑफ वेट, फीवर and excess mucus production. तो all these are the features of bronchial asthma seen in the patient. यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी about status asthmaticus. It is an acute severe asthma attack, बहुत ही ज़्यादा सीरियस अटैक ऑफ एस्थमा, उसे हम स्टेटस एस्थमेटिकस बोलते हैं। जनरली ये रिपीटेड अटैक्स के बाद होता है, मतलब जब फ्रीक्वेंसी ऑफ एस्थमा अटैक्स बढ़ जाए तो स्टेटस एस्थमेटिकस के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये एक मेडिकल इमरजेंसी है बिकॉज इट कैन बी फेटल, ये जानलेवा हो सकता है अगर टाइमली इंटरवेंशन ना दिया जाए। और इसका मेन रीज़न जो है कि रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है अगर हम पेशेंट को टाइमली प्रॉपर रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट इस अटैक के दौरान ना दे पाएँ। चलिए अब देखते हैं कि इस डिज़ीज़ का डायग्नोसिस कैसे किया जाए। तो सबसे पहले है पेशेंट की हिस्ट्री, जिसमें आप पूरी पर्सनल हिस्ट्री, ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री और सारी डिटेल्स पेशेंट से लेंगे। एंड उसके बाद आ जाएगा फिज़िकल एग्जामिनेशन स्पेसिफिक टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो जैसे कुछ खास साइंस देखने को मिल सकते हैं, जैसे सेंट्रल साइनोसिस देखने को मिलता है एस्थमा के पेशेंट्स में, विच मीन्स कि जो टंग और लिप्स हैं दे आर अ लिटिल ब्लूइश इन कलर। इसके अलावा स्पायरोमेट्री है। तो स्पायरोमीटर जो है इट इज़ अ सिंपल डिवाइस जिसमें पेशेंट को एयर ब्लो करनी होती है एंड द बॉल्स मूव अप एंड दे इंडिकेट हाउ मच केपेबल द लंग्स ऑफ द पेशेंट आर। तो लंग्स की कैपेसिटी को रफली डिटरमाइन करने के लिए स्पायरोमेट्री का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है PEF टेस्ट या पीक एक्सपिरेटरी फ्लो टेस्ट, जिसको इस डिवाइस की मदद से किया जाता है। इसमें पेशेंट की एक्सपिरेटरी कैपेसिटी को डिटरमाइन किया जाता है। लंबी सांस लेने के बाद पेशेंट इसमें एयर ब्लो करता है और उसको फिर इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट इज़ मिथाकोलिन चैलेंज टेस्ट। मिथाकोलिन एक ब्रोंको कंस्ट्रिक्टर है, मतलब अगर पेशेंट को मिथाकोलिन दिया जाए तो एस्थमा के सिम्टम्स ट्रिगर हो जाते हैं। तो अगर ऐसा है तो इट इंडिकेट्स दैट येस द पेशेंट इज हैविंग एस्थमा। बच्चों नेक्स्ट है फेनो या फ्रैक्शनल एक्सहेल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड टेस्ट। तो ये भी एक डिवाइस होती है जिसमें आपको एयर एक्सहेल करनी होती है और डिवाइस मेजर करती है कि एक्सहेल्ड एयर में कितना नाइट्रिक ऑक्साइड प्रेजेंट है, बिकॉज अगर नाइट्रिक ऑक्साइड प्रेजेंट है इट इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ इन्फ्लेमेशन इन द एयरवेज। नेक्स्ट है एलर्जी टेस्टिंग। तो स्किन टेस्ट किया जा सकता है या ब्लड टेस्ट किया जा सकता है, ये डिटरमाइन करने के लिए कि कौन सा ट्रिगर है जिसकी वजह से एस्थमा अटैक्स पेशेंट में होते हैं, ताकि उस ट्रिगर को अवॉइड किया जा सके। इसके अलावा चेस्ट एक्सरे और कंप्लीट ब्लड काउंट भी डायग्नोसिस में हमारी हेल्प कर सकते हैं। देन हम देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ दिस कंडीशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे गोल्स क्या होने चाहिए मैनेजमेंट के। फर्स्टली द गोल शुड बी टू प्रमोट बेड रेस्ट। एस्थमा अटैक के वक्त अगर पेशेंट को रेस्ट दे दिया जाए तो जो सिम्टम्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली ठीक होने स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट गोल शुड बी टू प्रमोट ब्रोंकोडाइलेशन।
क्योंकि सारा जो खेल है वो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन की वजह से हो रहा है, एयर को पास होने के लिए जगह नहीं मिल रही। तो अगर हम किसी तरह से एयरवेज को डायलेट कर देंगे तो एयर ट्रांसफ़र या कंडक्शन आसानी से हो पाएगा और पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं वो भी रिलीव हो जाएंगे। इसके अलावा अनदर इम्पॉर्टेंट जो गोल होना चाहिए वो है रिमूवल ऑफ सिक्रीशंस। तो एक्सेस म्यूकस सिक्रीशन को रिमूव करने में चेस्ट फिजियोथेरेपी और पेशेंट की पोजीशनिंग या पोस्चर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और इस इंटरवेंशन से पेशेंट को सांस लेने में काफ़ी आसानी हो जाती है। इसके अलावा हमारा गोल होना चाहिए कि एस्थमा का अटैक जो है वो कंट्रोल में आ जाए, स्टेटस एस्थमेटिकस की तरफ ना बढ़े और इसी के साथ नॉर्मल लंग फंक्शन को जितना हो सके हम रिस्टोर कर पाएँ। तो मैनेजमेंट में जो शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट है या जो इमीडिएट या एक्यूट रिस्पॉन्स होना चाहिए, क्विक रिलीफ जो होनी चाहिए, वो ब्रोंकोडायलेटर्स के थ्रू ही हम प्रोवाइड कर सकते हैं। इन मेडिकेशंस में सबसे पहले है शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट्स या SABA। ये हमारे स्मूथ मसल्स में जो बीटा 2 रिसेप्टर्स होते हैं उनको एक्टिवेट कर देते हैं और ये रिसेप्टर्स का काम होता है स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करना। तो जैसे ही स्मूथ मसल्स रिलैक्स होते हैं ब्रोंको डायलेशन हो जाता है और पेशेंट के सिम्टम्स जो हैं रिलीव हो जाते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सैल्ब्यूटामॉल। नेक्स्ट है शॉर्ट एक्टिंग एंटीकोलिनर्जिक्स। तो ये जो मेडिकेशन है ये स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करती है बाय इनहिबिटिंग एसिटिलकोलिन। एसिटिलकोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि नर्वस सिग्नल्स को मसल एक्शन में कन्वर्ट करता है, मतलब स्मूथ मसल्स को ये कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। लेकिन जब हम इसे इनहिबिट कर देंगे तो स्मूथ मसल्स अपने आप रिलैक्स हो जाएंगे और इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है इप्राट्रोपियम। तो ये जो दोनों ग्रुप ऑफ ड्रग्स हैं इनको क्विक रिलीफ के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे ही पेशेंट में सिम्टम्स क्रिएट होते हैं या स्टार्ट होते हैं, ये ड्रग्स सेल्फ मेडिकेशन के तौर पे भी पेशेंट्स ले सकते हैं सो दैट जो सिम्टम्स हैं वो एग्रवेट ना हो, एस्थमा अटैक की सीवियरिटी को कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट द लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट ऑफ एस्थमा पेशेंट्स। इसमें भी कई तरह के मेडिकेशंस अवेलेबल हैं, जैसे इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या ICS विच इज़ वेरी वेरी कॉमन। तो ये इनका जो पर्पस होता है इट इज़ टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन। जो भी इन्फ्लेमेशन के फीचर्स हैं पेशेंट में वो सारे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की हेल्प से रिड्यूस किए जा सकते हैं ताकि सिम्टम्स जो हैं और जो अटैक्स हैं उनका ड्यूरेशन डिक्रीज किया जा सके। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है बेक्लामेथासोन। नेक्स्ट है लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट्स। तो इनको LABA बोला जाता है। ये भी एयरवेज को ओपन रखते हैं ज़्यादा टाइम के लिए और जनरली इनको कॉम्बिनेशन में यूज़ किया जाता है विथ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सैलमेट्रॉल। नेक्स्ट है ल्यूकोट्राइन मॉडिफायर्स। हमने पैथोजेनेसिस में ल्यूकोट्राइन्स का एक रोल देखा था। तो अगर हम ल्यूकोट्राइन्स को कंट्रोल कर लेते हैं, अगर उनको हम स्टॉप कर देते हैं तो इन्फ्लेमेटरी सिम्टम्स अपने आप डिक्रीज़ हो जाएंगे और इसका जो एग्जाम्पल है वो है मॉन्टेल्यूकास्ट। और नेक्स्ट ऑप्शन है मास्ट सेल स्टेबिलाइज़र। मास्ट सेल का भी हमने पैथोजेनेसिस में रोल देखा था। अगर हम मास्ट सेल्स को कंट्रोल कर लेते हैं, उनको अगर हम रोक देते हैं तो जो भी रिस्पॉन्सेज हैं इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज वो भी अपने आप रुक जाएंगे और इसका एग्जाम्पल है क्रोमोलिन सोडियम। तो ये सभी ऑप्शंस होते हैं फॉर लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट ऑफ ब्रोंकियल एस्थमा। ड्रग्स का कॉम्बिनेशन बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि पेशेंट की एज, सीवियरिटी ऑफ सिम्टम्स, अटैक की फ्रीक्वेंसी कितनी है एंड सो ऑन। जनरली ये ड्रग्स इनहेलर्स के थ्रू पेशेंट्स लेते हैं। इन्हें मीटर डोज इनहेलर बोला जाता है बिकॉज एक स्पेसिफिक डोज ऑफ ड्रग, अमाउंट ऑफ ड्रग ही इनमें से रिलीज होता है एवरी टाइम। और आजकल तो स्पेसर्स यूज़ किए जाते हैं अलॉन्ग विद इनहेलर्स, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर। और इनका फ़ायदा ये है कि जो ड्रग डिलीवरी है वो और ज़्यादा बेटर हो जाती है विद अ स्पेसर और जो माउथ में थ्रश या इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं वो डिक्रीज़ हो जाते हैं। फाइनली हम देखेंगे एस्थमा एक्शन प्लान। हर पेशेंट का एक स्पेसिफिक प्लान होना चाहिए कि अगर उसे एस्थमा का अटैक होता है तो वो क्या करे। तो एक पर्सनलाइज्ड प्लान जिसमें एक रिटन डॉक्यूमेंट हो, जिसमें सारे ट्रिगर्स के बारे में इंफॉर्मेशन हो, सभी मेडिकेशंस जो पेशेंट को इमीडिएटली दी जानी चाहिए और मेडिकल हेल्प कहाँ से कैसे ली जाए इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन हो।
इसके अलावा रेगुलर मॉनिटरिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। सिम्टम्स को ट्रैक करने और लंग फंक्शन के बारे में जानने से हमें पता चलता है कि जो मेडिकेशन चल रही है वो इफ़ेक्टिव है भी या नहीं। इसके अलावा थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ है एजुकेशन। पेशेंट के अलावा उसके फैमिली मेम्बर्स को भी, कलीग्स को भी पता होना चाहिए पेशेंट की कंडीशन के बारे में, ट्रिगर्स के बारे में और इमरजेंसी मेडिकेशन के बारे में। टाइमली और इफ़ेक्टिव इंटरवेंशन से पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन से इजीली बचाया जा सकता है। तो बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट और सब्सक्राइब भी करें। बाय फॉर नाउ, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।